हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आई एम योर एजुकेटर मीनाक्षी मैम एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू। इसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन। सो आज का जो ये लेसन है ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें फ़िल्म की बात है, इसमें पोएट्स के बारे में बात है एंड सम लिटिल बिट अबाउट पॉलिटिक्स एज़ वेल एज़ कि किस तरह से जो मेकअप डिपार्टमेंट है इट वाज हेल्ड, किस तरह से जो है फिल्में जो हैं उनका करियर बिगिन हुआ, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री है किस तरह से डेवलप होनी शुरू हुई एंड कैसे किसी ब्रिटिश पोएट का आना हुआ और वहाँ पे एक मैटर ऑफ सस्पिशन बन गया। तो ये सब चीज़ें एक मिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर साथ में, तो इसके अंदर हमने इसे बहुत ध्यान से समझना है और ये इंटरेस्टिंग भी है अपने आप में। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एज आई मेंशन कि दिस इज़ अबाउट द पोएट एंड द पैनकेक, लेसन नंबर 6। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे अशोका मित्रन के बारे में। अशोका मित्रन कौन है? ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। ठीक है, अशोका मित्रन इस लेसन के ऑथर हैं जिसमें कि वो ये बता रहे हैं कि उनका करियर जो है कैसे रहा है। बिकॉज ये जो हमारे ऑथर हैं ही सम व्हेन और सम टाइम इन पास्ट ही वर्कड इन द जेमिनाई स्टूडियो। तो ये जो कहानी है ये कहाँ की है बच्चे? जेमिनाई स्टूडियोज़ की है। उस समय जेमिनाई स्टूडियोज़ जो था इट वाज एट इट्स पीक। यू कैन ऑल्सो चेक द फोटोग्राफ हियर। तो उसमें क्या है, जेमिनाई स्टूडियो एक बहुत ही फेमस प्लेस था उन सब लोगों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेसन है जो है इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए विदाउट फर्दर डीले लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। लेसन नंबर 6, द पोएट एंड द पैनकेक बाय अशोका मित्रन। सो अशोका मित्रन बोर्न इन 1931 एंड ही डाइड इन 2017। ही वॉज अ तमिल राइटर, वो एक तमिल राइटर थे। रिकाउंट्स हिज ईयर इन जेमिनाई स्टूडियो। रिकाउंट्स मीन्स रिमेंबर करना, याद कर रहे हैं वो अपने उन दिनों को, उन सालों को जब वो कहाँ काम करते थे, जेमिनाई स्टूडियो में काम करते थे, जिसे उन्होंने कहाँ पे मेंशन किया, अपनी एक बुक में मेंशन किया जिस बुक का नाम है माई ईयर्स विद द बॉस। कि बॉस के साथ उनके क्या क्या कैसे उन्होंने काम किया। अब यहाँ पे हम लेसन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कैरेक्टर के बारे में भी बताऊंगी, बट लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट ऑथर। Then he says कि the influence of movies on every aspect of life in India। तो जिसमें वो ये बात करते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसका प्रभाव जो था, इन्फ्लुएंस जो था, जो मूवीज़ बनाई जाती थी उनका लोगों के आम जीवन के ऊपर भी उसका बड़ा प्रभाव रहता था। सो द जेमिनाई स्टूडियोज़, जो जेमिनाई स्टूडियोज़ था लोकेटेड इन चेन्नई। अब कहते हैं जो जेमिनाई स्टूडियो है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लोकेटेड है चेन्नई के अंदर। वो सेटअप इन 1940 से, कब सेटअप किया गया था? 1940 में किया गया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। भारत में फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से ये एक सबसे ज़्यादा प्रभावित कर देने वाली, इन्फ्लुएंस कर देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन थी मूवीज़ बनाने की इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। जब अपने जो फिल्म मेकिंग है वो अपने शुरुआती दिनों में थी, अर्ली डेज में थी। इट्स फाउंडर वॉज एस वॉसन। इसके जो फाउंडर थे उनका जो नाम था वो क्या था? एस वॉसन था। ही वॉज एस वॉसन। और जो ये एस वॉसन थे इन्हें ही इंडस्ट्री में क्या कहा जाता था? द बॉस कह के इन्हें बुलाया जाता था। तो एस वॉसन जो कि ऑनर थे जेमिनाई स्टूडियो के, उनको द बॉस के नाम से जो है उनको एंटाइटल किया जाता था। ओके, अब यहाँ से शुरू होते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या थी हमारे ऑथर की। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन हु इज़ ऑथर एट जेमिनाई स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिप्स ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। अब जो हमारे ऑथर हैं अशोका मित्रन, जो जेमिनाई स्टूडियो में काम करते थे, उनका काम था कि जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स होती थी अलग अलग वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी हर एक नए विषय के ऊपर जो भी उनको इंटरेस्टिंग लगता था उन्हें पेपर पर काटना होता था और उनको फाइल्स में स्टोर करना होता था। यही काम जो है वो अशोका मित्रन का जेमिनाई स्टूडियो में मेन हुआ करता था। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटर्न आउट बाय हैंड। और कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिन्हें वो हाथ से ही लिखना पड़ता था, तो वो काम भी करते थे।
Although he performed an insignificant function, he was most informed of all the members of Gemini Studio. हालांकि उनका जो काम वो परफॉर्म करते थे, लोगों को ऐसा लगता था कि उनका जो काम है वो कैसा है, इनसिग्निफिकेंट फंक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण काम नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट मीन्स बहुत अनइम्पॉर्टेंट वर्क है, यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस का काम नहीं था। बट फिर भी वो जेमिनी स्टूडियो के हर बंदे के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। हालांकि वो एक कमरे में बैठ के अपना काम करते थे, फिर भी उन्हें सारे जो जेमिनी स्टूडियो के लोग हैं उनके बारे में, वहाँ काम करने वाले मेंबर्स की पूरी जानकारी थी। द फॉलोइंग एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद द बॉस। और ये जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं ये एक एक्सेप्ट है, मीन्स पार्ट ऑफ अ बुक है जो हम हमारे चैप्टर के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। नोटिस दीज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट एंड इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इस लेसन को तो हम ये नोटिस करेंगे, ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिए गए हैं इन एक्सप्रेशंस को हम अपने टेक्स्ट में यूज़ करें, जिससे बाद में आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, पहले ही शुरुआत होती है पैनकेक के साथ में। जो सबसे पहले ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता है पैनकेक के बारे में। तो पैनकेक क्या था? पैनकेक वाज द ब्रांड नेम। पैनकेक एक ब्रांड नेम का नाम था जो कि एक मेकअप मटेरियल था, मेकअप करने का एक मटेरियल सॉर्ट ऑफ चीज़ थी, तो जिसे इस्तेमाल किया जाता था। दैट जेमिनी स्टूडियो हैड ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। यहाँ पर ट्रक लोड्स का मतलब होता है ऐसे ट्रक भर भर के, यहाँ पे मतलब हुआ ट्रक लोड्स का मतलब होता है बल्क में, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जिसे किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। तो जो यहाँ पे क्या है, एक ह्यूज क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसका किया जाता था? पैनकेक्स का इस्तेमाल किया जाता था मेकअप करने के लिए। अब वो कुछ नाम ले रहे हैं, जैसे ग्रीतो गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। विजंती माला, इन्हें आपके फादर या ओल्डर लोग जो सुना करते थे या उनकी परफॉर्मेंसेज या मूवीज़ में उन्हें देखते थे, तो शी इज़ वेरी फेमस एक्ट्रेस, वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम, उन्होंने भी इसे इस्तेमाल किया होगा। बट रति अग्निहोत्री, एक न्यू कमर जिनकी बात कर रहे हैं उस समय की, मस्ट नॉट इवन हैव हर्ड ऑफ इट, उन्होंने इसके बारे में सुना तक नहीं होगा। किसके बारे में? पैनकेक के बारे में सुना नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट, अब ही इज टॉकिंग अबाउट मेकअप डिपार्टमेंट। क्या है? मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज इन अपस्टेयर्स ऑफ ए बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, वो कहाँ था? अपस्टेयर्स, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के था एक बिल्डिंग में, जिसे क्या बिलीव्ड, जो माना जाता था कि कभी क्या होता था, एक पर्सन, एक ब्रिटिशर थे जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, उसका स्टेबल्स होता था। स्टेबल्स मीन्स अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट और आर टाइड, जहाँ पे उन्हें रखा जाता है, हॉर्सेज को उसे स्टेबल बोलते हैं। तो कहता है रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल होता था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। अब ये किसकी बात करें? रॉबर्ट क्लाइव की बात करें कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसकी कुछ दर्जनों बिल्डिंग शहर में ऐसी भी थी जो कभी उसका रेजिडेंस हुआ करती थी, उसका निवास स्थान हुआ करती थी, जहाँ पर वो कभी रहा करता था। नाउ एंड ही हैड अ ब्रीफ लाइफ, एंड उसका जो लाइफ रही वो ब्रीफ लाइफ रही, एंड इवन ब्रीफर स्टेज इन मद्रास। तो उसकी जो लाइफ थी वो काफ़ी छोटी रही, इवन उसका जो रहना था मद्रास में वो भी बहुत ब्रीफर था, काफ़ी कम समय के लिए था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग्स। ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने जो क्या है, सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग्स, काफ़ी सारी मूविंग्स की होंगी, यानी इधर उधर घूमता रहना, आना जाना करता रहा होगा। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा उसने कुछ इम्पॉसिबल बैटल्स, लड़ाइयाँ भी जो जीती, कहाँ में भाग लिया। इन द रिमोट कॉर्नर्स, रिमोट कॉर्नर्स का मतलब हुआ रूरल, जो पिछड़े हुए एरियाज़ हैं वहाँ पर भी भारत के कई युद्ध लड़े, कई लड़ाइयाँ लड़ी। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च, और उन्होंने एक मेडन से शादी करी जो कि सेंट मैरीज चर्च में थी, और उन्होंने एक शादी करी जो सेंट जॉर्ज इन मद्रास में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है मद्रास में, वहाँ पर की। नाउ ये तो था थोड़ा बहुत अबाउट रॉबर्ट क्लाइव, जिसका हमारे को बहुत हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। बट जो मेन कंसर्न है, ये जो ऊपर लिखा हुआ कंटेक्स्ट है, उसका बेसिकली जो कंसर्न है वो है हमारे मेकअप रूम के साथ में। ठीक है, हमारे मेकअप रूम के बारे में। सो अगला जितना भी पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं ये है मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, उनमें काम करने वाले लोगों के बारे में, कि कौन कौन लोग जो हैं वहाँ पर काम किया करते थे एंड कैसा वो मेकअप डिपार्टमेंट दिखा करता था। सो
इट सेज द मेकअप रूम हैड अ लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। क्या था, जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका लुक कैसा था, किसी हेयर कटिंग सैलून की तरह था, विथ लाइट्स इन ऑल एट ऑल एंगल्स, जिसमें क्या थी, लाइटें लगी हुई थी, और वो जो लाइटें हैं वो कहाँ लगी थी, हर एंगल पर लगी हुई थी, ठीक है, जो लाइट्स एंड अराउंड हाफ अ डजन मिरर, लार्ज मिरर्स, और आधे दर्जन से अधिक, मतलब यानी 5 से 6 लगा लीजिए, डजन हाफ का डजन, 12 का हाफ 6 हो गया, लगभग 6-7 बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, देयर वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट, उन सब में क्या लगी हुई थी, इनकैंडेसेंट लाइट्स लगी हुई थी, ठीक है। अब वो जो लाइट्स थी दोज वर इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है, प्लीज होल्ड ऑन, ओके, सो इनकैंडेसेंट का जो है मीनिंग होता है ब्राइट, ठीक है, चमकती हुई, ठीक है, ग्लोइंग करती हुई, ठीक है। तो कहते हैं वहाँ पे क्या थी, इनकैंडेसेंट लाइट्स लगी हुई थी, ग्लो करती हुई लाइट्स थी। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू द मेकअप डिपार्टमेंट। तो आप उनकी मजबूरी समझ सकते हैं कि कितनी फेयरी होती थी, फेयरीज मतलब यहाँ पे कितनी चमकीली हो जाती होगी लाइट, और कितनी मिजरी, कितनी परेशानी हुआ करती होगी उन लोगों को। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली। अब उसमें काम करने वालों के बारे में बात कर रहा है कि जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो एक बंगाली पर्सन था, हु बिकेम टू बिग फॉर स्टूडियो, जो स्टूडियो के लिए काफ़ी बड़ा हो गया था। दैट मीन्स ही स्टार्टेड थिंकिंग बियॉन्ड, ठीक है, तो उसने फाइनली क्या किया, स्टूडियो छोड़ दिया और चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन। उसके बाद, उसके जाने के जस्ट बाद कौन आया, महाराष्ट्रियन आया, एक व्यक्ति, हु वॉज असिस्टेड बाय दरबार कर्नाडिगा। जिसको असिस्ट कौन करता था, दरबार कर्नाडिगा करता था। एंड आंध्रा, जो कि कहाँ, एक आंध्रा था, वो था ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास से आया हुआ इंडियन क्रिश्चियन व्यक्ति था। एंग्लो बर्मिस था, एक यूजुअल लोकल तमिल, और कुछ लोकल तमिल लोग काम किया करते थे उसके मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। नाउ ही हैड अ होल हार्टेड गुड टीम विद हिज डिपार्टमेंट, सो विद इन हिज डिपार्टमेंट। ऑल दिस शोज दैट, ये सब चीज़ें दिखाता था दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन long before AIR and दूरदर्शन began broadcasting programs on national integration। अब कहते हैं कि ये जो चीज़ें यानी कि अलग अलग जगह से आए हुए जो लोग मेकअप डिपार्टमेंट में काम करते थे, देयर वाज अ ग्रेट डील, वहाँ पर क्या थी, एक ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता दिखाने में एक ग्रेट डील वो प्रेजेंट करती थी, लॉन्ग बिफोर, जो कि पहले बताई जाती थी कहाँ, AIR पे या फिर दूरदर्शन पे बताई जाती थी, या ऐसे प्रोग्राम्स में जिन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता था भारतीय एकता के ऊपर। ऐसा लगता था कि वहाँ पे काम करने वाले सभी लोग क्या हैं, नेशनल इंटीग्रेशन का एक फाइन एग्जाम्पल अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। This gang of nationally integrated makeup men could turn a decent looking person into a hideous crimson monster with the help of truckloads of pancakes and a number of locally made potions and lotions। अब मेकअप डिपार्टमेंट की जो गैंग थी, यानी जिन सब की वो बात कर रहा था ऊपर, वो सब क्या, उनका काम क्या होता था, मेकअप मैन का काम होता था कि एक डिसेंट से दिखने वाले व्यक्ति को, डिसेंट लुकिंग पर्सन, एक आम सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को क्या बना देना, एक हिडियस मतलब बहुत ही मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला, क्रिम्सन रेड कलर का ह्यूड मॉन्स्टर, एक हिडियस घिनौना, मतलब जो जैसे डर्टी बोल सकते हैं, फिल्थी बोल सकते हैं, क्रिम्सन रेड कलर का ह्यूड मॉन्स्टर मतलब एक भूत जैसा बना देते थे। किसकी मदद से, बहुत सारा उनके चेहरे पे पैनकेक लगा के और कई तरह के लोशंस एंड पोशंस उनके मुंह पर लगा करके उनके चेहरे को बहुत भद्दा बना दिया जाता था। वो इसलिए बनाया जाता था कि वो शूटिंग में सुंदर दिखें। देयर वॉज द डेज मैनी ऑफ, और कहते हैं दोज वर द डेज व्हेन मेनली इंडोर शूटिंग्स, तब क्या होती थी, ज़्यादातर इंडोर शूटिंग्स हुआ करती थी। ओनली 5% जो फिल्में हुआ करती थी वो बाहर शूट हुआ करती थी। आई सपोज द सेट एंड स्टूडियो, उसे लगता, वो कहते हैं मैं मानता हूँ कि जो सेट और स्टूडियो तैयार किया जाता था, सेट्स एंड स्टूडियो, lights needed their girls and boys to look presentable to made look ugly in order to be presentable in the movie। I suppose तो सेट और स्टूडियो जो की जो लाइट्स हैं वो क्या, उनकी ज़रूरत होती थी कि लड़के और जो लड़कियां हैं टू बी मेड लुक अगली, ताकि वो और ज़्यादा बुरी दिखाई जा सके,
इन ऑर्डर टू, जिससे कि क्या हो, वो मूवी बनाते समय कैसे दिखे, प्रेजेंटेबल दिखें, सुंदर दिखें। तो चेहरे पर इस तरह से उनके जो है फेस के एक्सप्रेशन या फेस का जो भी मेकअप ऐसे किया जाता था कि मूवी बनाते हुए वो सुंदर दिखें, जबकि रियल लाइफ में यदि आप उन्हें देखें तो वो कैसे दिखते थे, एक मॉन्स्टर की तरह दिखते थे। बहुत ज़्यादा मेकअप उनके चेहरे पे लगाया जाता था। अब आगे बता रहा है, स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मतलब लेवल्स ऑफ वर्क या कह सकते हैं लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड की जाती थी। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एक्ट्रेसेस अगली। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करा है, ह्यूमरस बना दिया इन्होंने, क्या दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस, ठीक है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर दिया, मजाक थोड़ा सा क्रिएट कर दिया, सेइंग कि जो मेकअप मैन, चीफ मेकअप मैन, जो मेन मेकअप मैन होता था, वो एक्टर एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था, भद्दा बनाता था। जो उसके असिस्टेंट होते थे सेकंड नंबर पे, वो हीरो हीरोइंस को अगली बनाते थे। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट होता था, वो जो है जूनियर जो होता था वो दूसरे कॉमेडियंस वगैरह जो हैं वो उनका मेकअप किया करता था। इस तरह से कॉमेडियंस का मेकअप होता, सो फोर्थ, इस तरह से चलता रहता था। द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब जो क्राउड है उसमें जो क्राउड की मेकअप करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसके पास थी, ऑफिस बॉय के पास थी। अब यहाँ पर ऑफिस बॉय कौन है, बेसिकली ऑफिस बॉय जो है यहाँ पर 41 ईयर्स का एक पर्सन है या 41 ईयर्स का एक आदमी है, जबकि इसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ऑफिस बॉय कहा जा रहा है, ऑफिस बॉय है। ऑन दोज डेज, उन दिनों में, there were crowd shooting. You could see him mixing his paint in giant vessel and slapping it on the crowd players. तब क्या होता था, जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर काम करने वाला जो पर्सन है, जब उसे लगता था कि बहुत ज़्यादा क्राउड शूटिंग करनी है तो वो क्या करता था, एक बड़े से बर्तन के अंदर जो है सारा लोशन पोशन पेंट वेंट जो भी उसका मेकअप मटेरियल है एक ही साथ इकट्ठा करता था एंड स्लैप इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। जो क्राउड का रोल निभाने वाले लोग हैं उनके चेहरे पे लगाता चला जाता था जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे उन्होंने उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, स्लैपिंग, नॉट अप्लाई वर्ड, जबकि अप्लाई होना चाहिए था, बट टू मेक इट ह्यूमरस उन्होंने स्लैप वर्ड यूज़ कर दिया। द आइडिया वॉज टू क्लोज, जो इसका मेन आइडिया था वो ये था, टू क्लोज एवरी पोर, हर जो चेहरे के ऊपर जो पोर्स हैं उनको कवर कर देना था, ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, मेकअप लगाकर जो है उसके जो छिद्र होते थे फेस के जो कि शूटिंग में दिखाई दे सकते थे उन सबको कवर किया जाता था। ही वॉजंट एग्जैक्टली, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो बॉय है वो क्या है, जो ऑफिस बॉय जिसको हम बॉय कह रहे हैं यहाँ पे, वो एग्जैक्टली एक बॉय नहीं है। ही इज़ इन हिज अर्ली 40s, वो अपने शुरुआती 40 साल की उम्र में है। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो इन होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, राइटर, ही वॉज अ बिट ऑफ पॉइंट। अब जो ये व्यक्ति है 40 साल का, वो इस उम्मीद में आया था स्टूडियोज़ में, जेमिनी स्टूडियोज़ में सालों पहले आया था इस उम्मीद में कि शायद वो एक बहुत अच्छा स्टार एक्टर बन जाएगा या कोई स्क्रीन राइटर बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा या कोई लिरिसिस्ट बन जाएगा जो गाने वगैरह लिखेगा, और हालांकि उसके अंदर कुछ कवियों वाली बात भी थी। तो इस तरह से जो जेमिनी स्टूडियो है उसमें काम करने वाले ऑफिस बॉय के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे कहता है, इन दोज डेज आई वर्कड इन, कहते हैं उन दिनों में आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। अब यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई है हमारे ऑथर। हमारा ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर सेज कि उन दिनों के अंदर मैं यहाँ पे काम करता था एक क्यूबिकल में, यानी कि एक छोटे से चौरस कमरे में जो है काम किया करता था, जिसके चारों तरफ क्या थी, छोटी छोटी विंडोज़ थी। अब वो क्या थी, साइड्स ऑफ दोज वर फ्रेंच विंडोज़, वहाँ पे क्या थी, कुछ फ्रंट विंडोज़ लगी थी। अब ब्रैकेट में ऑथर ये हमें बताना चाहता है, आई डिडंट नो एट दैट टाइम, कि जब वो काम करते थे तब वो ये नहीं जानते थे कि इन खिड़कियों को क्या कहा जाता है, फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन डे आउट। अब उनका सारा दिन काम क्या होता था, अपने डेस्क पे बैठे रहना और न्यूज़पेपर में से सारा दिन हो, चाहे दिन का समय आने का हो या जाने का, इस दौरान जब भी वो अपने ऑफिस में बैठे दिखते थे तो हमेशा अपनी डेस्क पे वो कुछ ना कुछ फाड़ते हुए दिखते थे। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, और अधिकतर लोग ये सोचा करते थे कि मैं तो कुछ भी काम नहीं करता। इट इज़ लाइकली
दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, इट इज़ लाइकली, और बहुत हद तक संभावना हो सकती है कि जो बॉस है वो भी ऐसा ही सोचते हों. सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन अनएक्सटेंडेड लेक्चर. अब ऐसे सभी लोग जिन्हें ये लगता था कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, आए यहाँ पे फिर से ऑथर कह रहे हैं मुझे का, जब लोग सोचते थे कि काम दिया जाना चाहिए तो वो क्या करते थे, बार्ज इन टू माई क्यूबिकल, बार्ज इन टू मतलब घुस आना, ठीक है, एंटर विदाउट परमिशन, उनके कमरे में आ जाते थे और उन्हें एक लंबा सारा एक्सटेंडेड, एक अच्छा खासा जो है एक लेक्चर देकर चले जाया करते थे. तो इस तरह से लोगों को वहाँ पे लगता था कि जो हमारे ऑथर हैं उनका जो काम है वो बहुत कम ही इम्पॉर्टेंट काम है जो कि वो कर रहे हैं. इस तरह से फिर वो कहते हैं द boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in department fit only for barbers and poets. अब क्या है कि जो बॉय था जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था उसने ये डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, आई शुड बी एनलाइटेंड, कि मेरे को जो है ना थोड़ा सा बताया जाए, एनलाइटेंड किया जाए, मुझे हाईलाइट किया जाए कि किस तरह से एक ग्रेट, एक महान लिटरेरी टैलेंट जो उस ऑफिस बॉय के अंदर है वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, उसे जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर वेस्ट किया जा रहा है. कौन से डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में. उस व्यक्ति को, उसके टैलेंट को जो है, जो उसके अंदर एक ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है उसे ख़राब किया जा रहा है. इस पर उन्हें जो है एक लंबा सारा एक्सटेंडेड लेक्चर उन्होंने सुना जिसमें उसने बोला कि ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वेस्ट इन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर ये जो वर्ड डिपार्टमेंट है ना ये मेकअप वाले के लिए है, ठीक है. ये जो मेकअप डिपार्टमेंट में जहाँ पर सिर्फ कौन लोग काम करने चाहिए, वहाँ पे बार्बर्स, नाई आदि काम करने चाहिए, या पवेट्स होते हैं कॉमन मैन, ठीक है, एक आम आदमी या जिस व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में जानकारी है वही लोग जो हैं इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से क्या था उन्होंने इसके बारे में बताया. देन इट सेज कि देन सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, इसीलिए जल्दी ही मैं प्रे करने लगा, क्योंकि उसकी बातें सुन के वो बहुत परेशान हो चुके थे हमारे ऑथर, तो वो हमेशा प्रे करते थे कि क्राउड शूटिंग हर समय चलती रहनी चाहिए. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड हैव सेव मी फ्रॉम हिज एपिक, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसे उसकी बड़ी बड़ी एपिक से बचा सके. वैसे तो एपिक्स क्या होती हैं, लॉन्ग पोएम्स होती हैं, उन्हें एपिक्स कहा जाता है, ठीक है. तो कोई भी नहीं था जो उसे उसकी लंबी लंबी पोएमों से बचा सके, एक्सेप्ट वो ये भगवान से प्रार्थना करते थे कि हर रोज़ ही वहाँ पे क्या होनी चाहिए, ऑडियंस की या फिर क्राउड की शूटिंग होती रहनी चाहिए. Now, in all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single man, openly or covertly, and this man of makeup department was convinced that all his woes and agony are neglected due to Kota Mangalam Subbu. Now, हमने अभी बच्चे पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा ऑथर के बारे में, ठीक है, जो ऑथर हैं. नंबर 2 हमने अभी जस्ट पढ़ा था एक लड़का जो कि कौन है, ऑफिस बॉय है. अब इसमें जो थर्ड कैरेक्टर आ रहा है दैट इज़ सुबू, ठीक है बच्चे. जो सुबू है इसके अंदर, ये इसे कहा जाता है कि ये क्या है, नंबर 2 पे आता है जेमिनी स्टूडियो में. एंड फोर्थ कैरेक्टर जो हमने पढ़ा विच वाज एस वॉसन, और एस वॉसन जो थे वो कौन है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं. हाँ, एस वॉसन जो है कौन है, वो ये यहाँ पर द बॉस के नाम से है, हु इज़ कंसीडर्ड टू बी नंबर 1 इन द जेमिनी स्टूडियो. अब जो एस वॉसन है उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे पर्सन आते हैं वो है एस सुबू. अब ये जो हमारा ऑफिस बॉय है वो ये सोचता है कि जो सब परेशानी हो रही है ना इस सुबू की वजह से हो रही है, मेरा करियर जो नहीं बन रहा वो इस सुबू की वजह से नहीं बन रहा. नाउ वी विल रीड फर्दर. कहता है कि इन द इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अपने गुस्से वाले फ्रस्ट्रेशन, अपने कुछ उदाहरणों में, गुस्से से भरे हुए उदाहरणों में, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर, हमेशा आप पाओगे कि जो उसका एंगर गुस्सा था वो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टेड एंड दिस मैन ऑफ
एंड इन द इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सिंगल पर्सन। हमेशा आप देखोगे कि जो भी गुस्सा उसका फूटता था, जो भी फ्रस्ट्रेशन वो निकालना चाहता था, हमेशा डायरेक्टेड किस और दिशा करता था, एक पर्सन की तरफ, सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ, चाहे वो खुले तौर पर हो या कोवर्टली या सीक्रेटली। कोवर्ट का मतलब होता है सीक्रेटली, ठीक है। वो सिर्फ एक ही पर्सन की तरफ होती थी, जो कि कौन था? दैट वॉज a man working in Gemini studio and this man of the makeup department was convinced। और ये जो इंसान था जिसने ये कन्विंस कर दिया था that all his woes, कि जितने भी उसकी woes हैं, दिक्कतें हैं, एगोनी है, ठीक है। एगोनी मतलब होता है डिसग्रेस है, यानी जितना भी उसके साथ बुरा हो रहा है, नेग्लेक्ट जो उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, नॉट गिविंग इम्पॉर्टेंस, ठीक है, इन इम्पॉर्टेंट समझा जा रहा है उसे, ठीक है। वो सब किसकी वजह से हो रहा है? उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इगोनी, ठीक है, इग्नोमिनी जो किया जा रहा है, उसे डिसग्रेस किया जा रहा है, वो उस बुरी तरह उसे ट्रीट किया जा रहा है। दीज वर ड्यू टू कोटामंगलम सुबू। ये किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है कोटामंगलम सुबू, जो कि कौन है? नंबर 2 है जेमिनी स्टूडियो में। बॉस के बाद नंबर 2 पोजीशन पे उसे माना जाता है। He couldn't have had a more encouraging opening in the films than our grown-up makeup man had। अब जो क्या है, he couldn't have had a more courageous opening in films। उसकी भी जो है बहुत ही courageous, बहुत ही encouraging, बहुत ज़्यादा सबको प्रोत्साहित करने वाली, सबको जो है लाइक इलेटेड कर देने वाली, ठीक है, उसकी भी वो क्या रही होगी? उसकी जो नहीं रही होगी शुरुआत जब वो इन इंडस्ट्री में आया था, जैसे कि हमारे इस मेकअप मैन वाले लड़के की हुई है, ऐसे ही उसकी भी कोई बहुत अच्छी शुरुआत जो है इंडस्ट्री में नहीं हुई होगी। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times। यहाँ तक कि क्या है, उसके ऑपोजिट में अगर वो ये ऐसा सोचता है तो he must have had to फेस मोर अनसर्टेन डिफ़िकल्ट टाइम, कि उसे तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम देखना पड़ा होगा, क्योंकि जब वो इंडस्ट्री में आया था, फ्रॉम व्हेन ही बिगिन हिज करियर, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया था। ये सारी बात किसके लिए की जा रही है बेटा? ये सुबू के बारे में बताई जा रही है। अभी जो सुबू है उसकी जो करियर की शुरुआत भी वैसे ही हुई होगी, लेकिन उसकी जो जॉब है वो ज़्यादा चैलेंजिंग रही होगी, क्योंकि जो अपने शुरुआती करियर के अंदर देयर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़। क्योंकि जब वो इस इंडस्ट्री में आया था, जब उसने कदम रखा था, उस समय उसके लिए चैलेंज इसलिए ज़्यादा थे कि उस समय जो फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। लोग जो है बहुत ज़्यादा उन्हें देखना, या फिर उस समय जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा अपने पीक पर नहीं थी। Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy। यहाँ तक कि अगर उसकी पढ़ाई की भी बात देखी जाए तो जो हमारा सुबू पर्सन है वो हमारे ऑफिस बॉय से कुछ कम ही पढ़ा लिखा है, तो इसीलिए बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बीन अ ब्राह्मण, बट हालांकि उसके पास एक वर्च्यू है, बोर्न इन ब्राह्मण, क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है, उसके पास जो है, जो उसे आज तक इस नंबर पे बनाए हुए है, वो है उसकी वर्च्यू। द मीनिंग ऑफ वर्च्यू इज़ द विजडम। ये उसकी विजडम ही है, ये उसकी समझदारी ही है, उसमें बुद्धिमता ही है, इंडीड फाइनली, जो उसे बचाए हुए है और इस पोजीशन पर बिठाए हुए है। सो कहते हैं कि जो इसके अंदर विजडम है, बट एजुकेशन में वो ऑफिस बॉय से कुछ कम ही है। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल, क्योंकि उसका जो सामना है, एक्सपोजर उसको मिला होगा, ठीक है, उसका जो एक्सपोजर था वो ज़्यादा ही अमीर लोगों के साथ जो है वो ज़्यादा रहा था। अमीर मतलब एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मीन्स वेल्दी पीपल, ठीक है, तो उसको एक्सपोजर मिला था और लोगों को जानता था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल ऑल टाइम्स इवन ऑल्टर हैविंग अ हैंडफुल ऑफ फ्लॉप फिल्म्स। यहाँ तक कि उसका जो कह सकते हैं, कहते हैं कि उसका जो रहा होगा ना, आमना सामना रहा है, कि उसकी जो एक्सपोजर था एफ्लुएंट लोगों के साथ, एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, वो हमेशा कैसा दिखता था? चीयरफुल दिखता था हर समय में। इवन ऑल्टर हैविंग, मतलब उसको अगर कहीं पे कोई दिक्कत भी आया करती थी, हैविंग अ हैंड फुल ऑफ फ्लॉप फिल्म्स, हालांकि उसके हाथ में काफ़ी सारी फ्लॉप फिल्में थी, उसे ऐसा सब होने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो था वो कैसा था? हमेशा खुश रहता था।
after having flop films. He always had work for somebody, क्योंकि उसने हमेशा किसी ना किसी के लिए काम किया था. He could never do things on his own, और वो अपने आप से अपना कोई काम नहीं कर सकता था. But लेकिन उसमें कुछ खूबियाँ थी. क्या थी? But his sense of loyalty made him identify himself. लेकिन उस व्यक्ति में एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वो थी लॉयल्टी. यानी कि वो सुबू जो है अपने द बॉस यानी कि जो एस वॉटसन है, जो ऑनर है जेमिनी स्टूडियो के, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल था. लॉयल का मतलब होता है ऑनेस्ट था उनके लिए. तो उस सेंस ऑफ लॉयल्टी की वजह से जो वो था, उसकी आइडेंटिटी जानी जाती थी. हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और पूरी की पूरी जो क्रिएटिविटी यानी उसके दिमाग जो था वो बहुत क्रिएटिव था. तो जितनी भी एंटायर क्रिएटिविटी करता था वो इसी प्रिंसिपल पे किया करता था. वो उसकी एक एडवांटेज, उसका मुख्य एडवांटेज ही यही था कि एक तो वो बंदा क्रिएटिव था, दूसरी तरफ वो एक लॉयल व्यक्ति था, एंड तीसरी तरफ जो है उसके पास एक अगर मतलब कह सकते हैं फ्लॉप फिल्म होने के बाद भी हमेशा खुश रहा करता था. यानी वो ही वॉज अ चीयरफुल पर्सन. ठीक है, ही वॉज लॉयल एंड ही हैड अ क्रिएटिविटी, एंड दीज आर द एडवांटेज प्रिंसिपल दैट सुबू हैड विच मेड हिम एट द पोजीशन नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो. द टेलर मेड फॉर फिल्म्स, जो वो कहते हैं कि वो बना किसके लिए है? टेलर मेड फॉर फिल्म्स. टेलर मेड का मतलब होता है सुटेबल होना. ही वॉज सुटेबल, ठीक है, ही वॉज सुटेबल फॉर फिल्म्स, वो फिल्मों के लिए ही था. हियर वॉज अ मैन, एक बार एक आदमी था, हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड. ये वो आदमी था जिसे जब भी कमांड किया जाता तो वो किसी को भी इंस्पायर कर देता, प्रभावित कर सकता था. अब उसे एक चैलेंज दिया गया. क्या था? द रैट फाइट्स द टाइगर्स अंडर वाटर एंड किल्स बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड देन एंड्स देम लविंगली. अब कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर उसे ये कहा गया कि एक बार एक आदमी, हियर वॉज अ मैन, एक आदमी है, हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड एंड द रैट फाइट्स. एक बार क्या हुआ? रैट फाइट्स का इसको एक सीन दिया गया कि रैट फाइट में टाइगरेस अंडर वाटर उनकी लड़ाई हो रही है, चूहे की और शेरनी की, और उसने क्या किया? एक शेरनी को मार दिया चूहे ने, एंड हैव पिटी ऑन कब्स, और उसको उसके बच्चों पे दया आ जाती है और वो उसको प्यार से रखता है. आई डिडंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से. तभी क्या है, प्रोड्यूसर ने उसे ये सीन बताया और कहा कि वो नहीं जानता कि इसे कैसे परफॉर्म करना है. ठीक है, इस तरह से जो है द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबू हैड मल्टीपल आइडियाज़ अबाउट इट. ओके, सो क्या है आगे इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. दिस इज़ पार्ट 1. इफ़ यू लाइक इट सो डेफिनेटली शेयर इट विद योर नियर एंड डियर फ्रेंड्स, ताकि वो भी पढ़ सकें. दे कुड ऑल्सो इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल टूवर्ड्स दिस लेसन. आई होप यू लाइक्ड इट. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.